स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में कहा जाता है अम्ल, क्षार व लवण। अब आप कहोगे मैम सॉल्ट को तो नमक कहते हैं, तो नमक भी कहते हैं, लवण भी कहते हैं, एक ही बात होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किनको अम्ल कहते हैं, किनको क्षार कहते हैं, ठीक है, किनको हम सॉल्ट कहते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एसिड, बेस और सोल्ट में एसिड की। एसिड से स्टार्टिंग करते हैं, फिर एसिड के अकॉर्डिंग ही हम बेस को समझेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे सोल्ट के बारे में, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही हमारे सोल्ट में काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको एसिड पढ़ने पड़ेंगे, फिर बेस पढ़ने पड़ेंगे और फिर आप पढ़ोगे सोल्ट के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हैं आपके एसिड, बेस और सोल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। देखो, ये जो पिक्चर्स दी हुई है ना आपको, ये याद करने का तरीका है एक। एसिड्स जो है हमारे, अम्ल जो है वो क्या होता है, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। जो उनका टेस्ट होता है, ये उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। उसके बाद बात करते हैं बेस की या फिर क्षार की। तो क्षार कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, या फिर कहें हम कि तीखे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तीखे भी कह सकते हैं और कड़वे भी कह सकते हैं। और ये एग्जाम्पल दिया ही हुआ है आपको, ये सोप है, साबुन होते हैं ना हमारे, उनका जो टेस्ट होता है उनको बोलते हैं हम क्षार, वो क्षार के अंडर आते हैं। अब ये सोल्ट है आपके, सोल्ट तो आपको पता है नॉर्मल किचन में यूज़ होता है, हमारा सोल्ट खाने में यूज़ होता है ना, वही सोल्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ये एसिड, बेस और सोल्ट, इतना याद रखने के लिए ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि एसिड किन्हें कहेंगे और बेस किन्हें कहेंगे और दोनों में अंतर क्या क्या होगा, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ना है आपने। अब देखो यहाँ पे देखिए, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि अम्ल कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, या फिर उनको कह सकते हैं कि तीखे होते हैं। इतना क्लियर है, ये पहला अंतर दोनों में। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अम्ल और क्षार की जांच कर आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल, ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, तो आप मैथिल, ऑरेंज का यूज़ कर सकते हो और फिनोफ्थलीन का भी यूज़ कर सकते हो। देखो, फिनोफ्थलीन जो होता है ना, वो कैसे काम करता है कि जब आप उसको अम्ल के लिए यूज़ करोगे, अम्ल का परीक्षण करोगे, उसके लिए यूज़ करोगे, तो उसमें कोई कलर नहीं आएगा, वो रंगहीन होता है। और वहीं जब आप उसको क्षार के लिए टेस्ट करते हो, फिनोफ्थलीन के लिए हम क्षार के लिए टेस्ट करते हैं कि ये क्षार है या नहीं, तो अगर वो क्षार है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, फिनोफ्थलीन का कलर हो जाता है पिंक, ठीक है, ये चेंज आता है आपका। इसके बाद है आपका कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आरेनियस, ठीक है। आरेनियस ने एक थ्योरी दी थी। अब आरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जब हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, है ना। अगर हमने पानी लिया, उसमें हमने कंपाउंड को घोल दिया, तो अगर वो क्या कर रहे हैं, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं तो वो अम्ल होंगे, और अगर वो उसमें OH- आयन रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ये कहा था आरेनियस ने, ठीक है। वापस से रिपीट करती हूँ, आरेनियस की थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को जल में घोलते हैं, तो जब जल में घुलने के बाद अगर वो यौगिक H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो अम्ल होगा, और अगर वो OH- आयन रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, क्षार होगा। इतना क्लियर है। किसने बताया था, ये भी याद रखना, आरेनियस ने बताया था। देखो यहाँ पे ये है आपका कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि आपके H+ आयन जो है वो उत्पन्न करते हैं। और अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार क्या देते हैं हमें, OH- आयन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें एक छोटा सा। देखो, जैसे आपका HCl है, ठीक है। HCl को अगर आपने क्या किया, H2O जल में डाला, अब आपने HCl को जल में घोल दिया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो HCl है हमारा वो कैसे टूटता है, देखो H+
और Cl माइनस ऐसे ही टूटता है। तो इसके पास HCl के पास क्या है, H प्लस है, प्रोटॉन है, H प्लस आयन है। देखो H प्लस बोले या फिर प्रोटॉन बोले एक ही बात होती है। ओके, अब ये H प्लस आयन जो है ये इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे HCl में पूछूं तो HCl क्या कहोगे आप, ये अम्ल है या क्षार है, एसिड है या फिर बेस है HCl। देखो HCl आपका H प्लस आयन दे रहा है, किसको दे रहा है, H2O को दे रहा है। तो जब इसने अपना H प्लस आयन रिलीज किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड, क्योंकि क्या किया है इसने, H प्लस आयन जो है वो रिलीज किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड। तो ये आपके हो जाते हैं एसिड। ओके, क्लियर है इतना। अब जैसे हम बेस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बेस के एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, बेस के एग्जाम्पल में NaOH ले सकते हैं, क्योंकि Na जो है वो प्लस है और OH क्या है, माइनस। तो अगर हम इसको घोलेंगे तो OH माइनस रिलीज करेगा, ये OH माइनस ही रिलीज करेगा ना, H प्लस तो है ही नहीं इसके पास। तो ये कैसा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जो कंपाउंड OH माइनस रिलीज करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो कंपाउंड H प्लस रिलीज करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। सीधी सी बात है, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया हमारा, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार OH माइनस उत्पन्न करते हैं, नोट कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पे विलयन में H प्लस आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और विलयन में OH माइनस आयन के निर्माण से पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। OH माइनस है और ये क्या है, H प्लस। ओके, तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो इनमें जो एक मोस्ट जो अंतर होता है ना, वो ये भी होता है कि कौन नीले लिटमस को लाल करता है और कौन लाल लिटमस को नीला करता है। तो जो आपके एसिड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं। अब ये कहोगे मैम लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक पेपर होता है, नाम है उसका लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। तो अगर हम उसको अम्ल में डुबोएंगे ब्लू को, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा रेड कलर का हो जाएगा, और अगर हम रेड को करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं अपने, उससे हमें क्लियरली पता लग जाता है। तो इतने जो है आपके अम्ल क्षार के अंतर वो समझ आए आपको। पहला अंतर कि अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, तीखे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर, फेनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है परीक्षण के लिए, लिटमस पत्र का यूज किया जाता है परीक्षण के लिए। लिटमस पत्र की बात करोगे तो नीले को लाल कर देता है अम्ल, और लाल को नीला कर देता है क्षार। फेनोल्फ्थलीन अम्ल में कैसा होता है, रंगहीन होता है, और क्षार में कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंतर कि ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और वो क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमारे अंतर थे। फिर आप क्या करोगे, इसमें एग्जाम्पल ले लोगे, जैसे आपके जो भी एग्जाम्पल हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हमारे एसिड्स हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट के एक पॉइंट में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इनके। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर है, अंतर हमें पता लग गए क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारे एसिड हैं, अम्ल कहते हैं इनको। एसिड को हमने किस में मिक्स कर दिया, जल में मिक्स कर दिया। ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा वाटर है, H2O इसमें मिक्स कर दिया। तो HCl को मिक्स किया है, वाटर में जाते ही H प्लस और Cl माइनस जो आयन है हमारे, उनमें टूट जाएगा। और अभी हमने रिएक्शन की थी इसकी, तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। HCl की रिएक्शन करवाई थी H2O के साथ, ये हमारा H प्लस और Cl माइनस में टूट गया था। इसके बाद जो ये रिएक्शन है ये कैसे हो जाएगी, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया है। जब इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और अगर हम H2O की बात करें तो उसने प्रोटॉन लिया है तो वो बेस बन जाता है। ये जब हम एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं ना एसिड बेस चैप्टर को, तो उसमें बहुत सारे थ्योरी आती हैं, आर्रेनियस थ्योरी आती है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी आती है, लुईस की थ्योरी आती है, बहुत सारी सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी आती है, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। पर अभी सिर्फ
सिर्फ आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही लर्न करना है कि H+ आयन त्यागने वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और OH- आयन त्यागने वाले होते हैं हमारे क्षार। इतना याद रखना है सिर्फ अभी आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए ये आपको एसिड और बेस में अंतर दिए हुए हैं, एक बार फटाफट से अंतर पढ़ लेते हैं हम, देखते हैं कोई नया अंतर है या नहीं इसमें, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार जल में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं, अभी हमने पढ़ा। अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, क्षारों का pH मान 7 से अधिक और 14.0 से क्या होता है, कम होता है। 14.0 से क्या होता है, कम होता है। pH के बारे में आप पढ़ने वाले हो, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे कि pH क्या होता है। pH होता है एक स्केल, ठीक है, मेजरमेंट स्केल होता है, उससे आप क्या कर सकते हो कि आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हो। अगर आपको बोला हुआ है कि भाई ये आपको pH की वैल्यू दी हुई है 4, तो ये एसिड होगा या बेस होगा, आप बताइए। तो थोड़ी देर के बाद आप खुद बता पाएंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड हमारे 7 से कम वाले होते हैं, और बेस क्या होते हैं 7 से ज़्यादा, और 14 तक की वैल्यू होती है, 14 तक के हमारे बेस होते हैं, या फिर 14 से कम वाले जो होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। 7 से 7.1 से और 14 तक जो होते हैं आपके वो बेस होते हैं, फिर 6.9 तक आपके कहाँ तक होते हैं, क्षार होते हैं। ओके, पढ़ने वाले हम आगे। अब देखो, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर रंगहीन रहता है, क्षार जल में घुलने पर जल को गुलाबी रंग का कर देता है। ये आपका आएगा, ये जो है फिक्स्ड, ये किसके लिए है, ये है फिनोफ्थलीन के लिए। ऐसे ही नहीं होता कि सबको ही कर देंगे, ये फिनोफ्थलीन के परीक्षण के लिए, ठीक है। फिनोफ्थलीन होता है ना, उसके लिए है कि फिनोफ्थलीन अम्ल में कैसा रहता है, रंगहीन रहता है, और क्षार में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। क्लियर है, इतना अंतर समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये आपके कुछ अम्ल दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ मेन हैं वही लिखे हुए हैं हमने। सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि जितने भी सारे थे वो सारे नहीं लिखे, वही लिखे हैं जो ज़रूरी हैं, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले, इसी पेज से आने वाले हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो आप क्लास में से कुछ और अपने दिमाग में बिठाते हो या नहीं बिठाते, पर इसको ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं इनको। देखो, अब इसमें क्या है कि ये समझने वाली चीज़ नहीं है, एसिड हैं, खट्टे होते हैं, हमें पता है, बट सब में एक ही एसिड नहीं आ सकता। जो आपके एसिड होते हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है। तो सब में अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एसिड्स अलग अलग चीज़ों में होते हैं, वो सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपका जो एसिटिक एसिड होता है, मेनली पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तो देखो, एसिटिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है, फल, रस, सुगंधित तेल, सिरका और अचार, इसमें आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो क्या कहोगे, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, फॉर्मिक अम्ल होता है आपके लाल चींटियों में और बिच्छू में। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी, शोरा, फिर आपका होता है बेंजोइक अम्ल, ये आपका पाया जाता है अम्ल घास और मूत्र। कार्बनिक अम्ल होता है आपका सोडा वाटर में। सोडा वाटर देखा है, सोडा की बोतल आती है या फिर जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, उसमें जो अम्ल मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है आपका कार्बनिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद देखो, खट्टे फल जो होते हैं आपके, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये मौसमी हो गया, इन सारे जो फलों में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। फिर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका इमली में, अंगूर में। फिर लैक्टिक अम्ल वाला होता है जो आपका दूध वाले पदार्थ होते हैं ना, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इनमें आपका क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। मेथनोइक अम्ल होता है आपके चींटी के डंक में।
फिर ब्यूटायरिक अम्ल आपका होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में, उसके बाद टैनिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है आपका चाय में। तो देखो भाई इनसे तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगर अम्ल क्षार का टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में तो ये होता ही है। उसके बाद अगर आपके सिलेबस में तो एक बार चेक कर लेना कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये हर बार पूछे जाते हैं अम्ल क्षार वाले टॉपिक से, ठीक है। ऐसे वो बहुत कम पूछेगा कि अम्ल क्या होते हैं क्षार क्या होते हैं, ज़्यादातर वो ऐसे पूछता है कि भाई आपका जो सिट्रिक अम्ल है वो 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किस में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, तो उसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा आपको। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आपके नींबू हैं, संतरे हैं, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो ऐसे आपको करके लर्न करने पड़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वगैरह हमारे हो गए हैं सारे। अब हम देखते हैं आगे। देखो एक नोट है छोटा सा, इसको देख लो एक बार। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर होता है ना आपका, उसको बनाने के लिए टार्ट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्टैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, और ऑक्टैलिक अम्ल का यूज़ किस में होता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल से एक नोट था, इसको नोट कर लेना याद रखने के लिए। आगे देखो, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं बेस की। तो बेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लिया था कि बेस क्या होते हैं, जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं। या फिर दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बेस वो भी होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं, जो हमारे H+ आयन होते हैं उनको ले लेते हैं। भाई देखो एसिड तो क्या करते हैं, H+ देते हैं, और जो हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, H+ को ग्रहण कर लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि OH- को रिलीज कर देते हैं। तो देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको NaOH का। अब NaOH को जब हम जल में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, Na+ और OH- आयनों में टूट जाएंगे। अब इसमें कहीं पे भी आपको H+ नहीं दिख रहा, ना ग्रहण करना ना उसको त्यागना नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। दिख क्या रहा है आपको, क्षार दिख रहा है, OH- दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है, बेस है, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसको बेस के बारे में देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, ऐसा यौगिक जो अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। सबसे पहले इसी लाइन को देखते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जो अम्ल के साथ क्रिया करके, अभी हमने एक अम्ल लिया था, कौन सा अम्ल लिया था, HCl का एग्जाम्पल ही लिया था ना अभी हमने, तो HCl का ही देख लेते हैं। देखो अभी हमने लिया था HCl, ये आपका क्या है, अम्ल है, एसिड है, ओके। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, बेस से करवाते हैं। अभी हमने एक बेस देखा था NaOH, क्लियर है, ये हमारा क्या है, बेस है। इनकी रिएक्शन कराने पे बनता क्या है, क्या बोल रहा है, लवण और जल बनता है। तो एक तो सोल्ट बनाना है और साथ में वाटर बनाना है। अब ये देखो, ये आपका H+ देता है, यहाँ पे Cl क्या होता है, माइनस, यहाँ पे Na+ होता है, और OH क्या होता है, माइनस। प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ, ये प्लस है HOH यानी कि H2O। भाई 2 H हो गए ना, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया, 2 H हो गए, तो H2O, और प्लस में बन क्या रहा है हमारा साथ में, Na और Cl, NaCl। अब देखो यहाँ पे सही कह रहा था ना, जो ये लाइन लिखी हुई थी कि लवण और जल देता है, तो ये सही है। ये हमारा क्या है, जल है, वाटर, और NaCl क्या हो गया, लवण हो गया। लवण मतलब सोल्ट, और सोल्ट का फॉर्मूला भी क्या होता है, NaCl ही, बन गया सोल्ट। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे क्षार होते हैं ना, वो यौगिक होते हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन से हमें क्लियरली समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ब्रोंस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार, जैसे आपके एक साइंटिस्ट थे ना आरेनियस, जिन्होंने ये कहा था कि H+ आयन जो वो कंपाउंड जो जल में घुलते H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। ऐसे ही आपके एक दूसरे साइंटिस्ट थे ब्रोंस्टेड एंड लोरी, है ना, 2 अलग अलग थे। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार कि जो यौगिक प्रोटॉन देते थे
वो अम्ल होते थे, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते थे, H+ को ग्रहण करते थे, वो क्या होते थे? क्षार होते थे। देखो, ब्रोंस्टेड-लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो क्षार कहलाते हैं, और लुईस के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो वो क्षार कहलाते हैं। देखो, 3 साइंटिस्ट, ये रिएक्शन नोट कर लेना, जब आप क्षार लिखोगे तो ये रिएक्शन नोट कर लेना। देखो, साइंटिस्ट कौन से थे आपके? पहला साइंटिस्ट था आर्रेनियस, जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि अम्ल क्षार को लेकर जो थ्योरी आई थी ना, उनकी बात कर रहे हैं एक बार, है ना। यहाँ देखो, जो आपकी थ्योरीज थी, सिद्धांत थे, एक सेकेंड, तो जो आपका पहला सिद्धांत था वो सिद्धांत था आपका आर्रेनियस का। ओके, दूसरा जो आपका सिद्धांत था वो था ब्रोंस्टेड-लोरी का। ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत था। फिर इसमें एक बात हुई है लुईस के सिद्धांत की, एक दिया था लुईस ने, लुईस का सिद्धांत था। ठीक है, 3 तो हो गए। चौथा जो सिद्धांत था आपका वो था लक्स फ्लड सिद्धांत, लक्स और फ्लड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। 5वां जो सिद्धांत था आपका वो था विलायक तंत्र सिद्धांत, यानी कि सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। तो टोटल कितने थे? 5 थे। ये तीनों का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो तीनों मैंने एक बार लिख दिए हैं, ये याद रखना। बाकी थे कितने? 5 थे टोटल, 5 को याद रखना। 4th लक्स फ्लड थ्योरी और 5th सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। ठीक है, अब देखो आगे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लुईस के सिद्धांत के अनुसार जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो उसको प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो क्षार कहलाते हैं। इसके बाद जो क्षार होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय होने वाले और एक जल में अविलय रहने वाले। ठीक है, देखो, वैसा क्षारक जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, KOH दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। KOH भी कैसे हो जाएगा? K+OH- OH दे रहे हैं यहाँ पे, और NaOH भी कैसा हो जाएगा? Na+ एंड OH-। ओके, अब देखो, जल में अविलय क्षारक ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। जो जल में अविलय होते हैं वो हैं तो दोनों ही, पर दोनों की क्या है? क्वालिटीज अलग अलग हैं। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, COH होल्टवाइज हो गया, ये 2 नीचे। ठीक है, FeO हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसमें ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्षार हैं जो हमारे ज़रूरी, मतलब काफ़ी बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ निम्न में से किस में किया जाता है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्षार हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पहला क्षार है, फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल्टवाइज। ओके, अब देखो, घरों में चूना यूज़ करते हैं ना, घरों में जब हमारे पेंट होता है घरों में तो चूने का यूज़ करते हैं। तो वही घरों में चूना पोतने में, गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, चमड़े के ऊपर के बाल को साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए हमारे CaOH होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। देखो, मेन जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर में, कि ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। या फिर पूछा जाता है कि घरों में चूने के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है ज़्यादातर। बाकी ये सारे आपको लर्न रखने, याद रखने हैं सारे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है आपका कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। इसका जो यूज़ होता है ये आपका होता है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में,
दवा बनाने में, कपड़े और कागज़ बनाने में, और जो कारखाने होते हैं आपके, कारखानों को साफ करने में NaOH का यूज़ किया जाता है। मेनली ऐसे पूछा जाता है, आपका यूज़ बहुत कम पूछा जाता है NaOH का। पूछा ऐसे जाता है कि कास्टिक सोडे का सूत्र लिखिए, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब आप सोचोगे कास्टिक सोडा क्या होता है, तो कास्टिक सोडा आपका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इतना याद रखना है। फिर आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। फॉर्मूला है इसका MgOH होल्ड वाइज। नाम याद रखना है ये वाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, कैसे पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्या चूज़ करना है, MgOH होल्ड वाइज चूज़ करना है। इसका यूज़ देख लो, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, पेट में अगर अम्लीयता बढ़ गई है, अगर एसिडिटी हो गई है, तो जो चीज़ आप यूज़ करोगे वो वही तो यूज़ करोगे जो एसिडिटी को कंट्रोल कर सकती है, जो अम्ल को कंट्रोल कर सकती है। और अम्ल को कंट्रोल कौन कर सकता है, क्षार कर सकता है। जितना ज़्यादा अम्ल होगा उतना ही कम क्षार होगा। अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो क्षार को डालो, क्षार को ऐड करो, क्षार बढ़ेगा तो अम्लीयता अपने आप कम हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें यूज़ हो गए आपके इसमें। अब हम बात कर रहे हैं सोल्ट की, कि सोल्ट क्या होता है। अम्ल देख लिए हमने, क्षार देख लिए, सोल्ट का पता लग गया कैसे बनता है। भाई जब एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। अभी अभी हमने उसकी रिएक्शन भी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, कि अभिक्रिया कैसे होती है। HCl के NaOH के साथ रिएक्शन करा दी थी, क्या बन गया था, NaCl और वाटर बन गया था। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। रिएक्शन आपको दी हुई है, यही रिएक्शन है। ये देखो, इसमें आपका ये सोल्ट है, NaCl सोल्ट बन गया आपका। अब यहाँ देखो, NaCl को डाला जल में, क्या बन गया, Na+ और Cl- दोनों में कन्वर्ट हो गया, आयनों में टूट गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें कुछ आपके जो है वो लवण है जो यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लवण में देखो, साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, अब देखो, खाने के रूप में यूज़ होता है नमक का, अचार में यूज़ होता है, अचार के यूज़ के लिए नमक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, याद क्या रखना है आपको, याद रखने वाली जो चीज़ें हैं ना उन पे थोड़ा सा मार्क कर लिया करो। देखो, जैसे साधारण नमक का फॉर्मूला काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि साधारण नमक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हमें पता है NaCl होता है। ये हमारे पास क्या है, साधारण नमक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। काफ़ी बार पूछ लेते हैं NaCl का जो केमिकल नाम है वो क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का जो सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे याद रखना है। उसके बाद है धावन सोडा, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ये हमेशा ऐसे पूछा जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो धावन सोडा जो है आपका सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है NaCO.10H2O। उसके बाद कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है, धावन सोडा है तो धोने में यूज़ होता होगा। फिर कास्टिक सोडा भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, इसका यूज़ अपमार्जक का चूर्ण बनाने में, अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट को। ठीक है, डिटर्जेंट को अपमार्जक कहा जाता है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ऐसे ये मेन चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट देखो, इसमें तो हमने जब स्टार्टिंग की थी तो हमारा एक अंतर आया था अम्ल और क्षार में, पीएच स्केल का जो अंतर आया था। तो अब ये पीएच स्केल ही पढ़ रहे हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको स्केल दिखा देती हूँ, ये आपका स्केल है पीएच स्केल, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। ये तो आपको पता लग गया किस चीज़ के मेजरमेंट में काम आता है, अम्ल और क्षार को बताने में काम आता है, उसका मेजरमेंट करने में काम आता है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे पीएच स्केल को। देखो, सबसे पहले किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अब देखो,
भाई पीएच स्केल है, नाम क्या है, पी और एच, ये नाम है। तो पीएच नाम क्या है, पीएच नाम का अर्थ क्या है? पीएच जो है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल चेक करना, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म पीएच की? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल लिखोगे उसके साइड में ही नोट कर लेना ब्रैकेट में कि पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। व्युत्क्रम क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है, इसको 1/, में भी आप लिख सकते हो उसके बाद, ठीक है। लघुगणक को, लघुगणक मतलब लोग, उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। इतना आपको बता दिया था पहले ही, है ना। अब यहाँ देख लो, इसके अकॉर्डिंग समझ आएगा आपको, स्केल के अकॉर्डिंग समझ आएंगी चीज़ें। देखिए ये आपका स्केल है, ऊपर मत देखो, सबसे पहले नीचे देखो, ये स्केल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो 7 नंबर है ना आपका, ये कहाँ से होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाने हैं, 0 से लेके 14 तक की लाइंस बनानी है आपको, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक की बनानी है। उसके बाद जो आपका 7 होता है ना, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, हिंदी में कहा जाता है उदासीन न्यूट्रल को, ठीक है। अब न्यूट्रल का मतलब कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्टलेस है ये, न्यूट्रल मतलब टेस्टलेस, ठीक है। अब जब आप 7 से पीछे वाली साइड आओगे, इस साइड आओगे, तो क्या होगा, एसिड बढ़ेगा। अगर किसी एसिड का जो मान है वो 6 है, इसका मतलब वो क्या है, कम एसिडिक है। अगर किसी एसिड की जो वैल्यू है वो 2 है या फिर 1 है, इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, ओके। यानी कि 7 से जब आप पीछे वाली साइड आओगे तो एसिडिटी बढ़ती है, और जब आप 7 के बाद जाओगे इस वाली तरफ तो बेसिसिटी बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। अब देखो ये न्यूट्रल, ये एसिडिक, वो बेसिक, क्लियर है। अब यहाँ देखो, जैसे आपका ये 0 पे है, स्टमक एसिड आपका 1, लेमन जूस 2, इस साइड वाले सारे एसिड हैं उनकी पीएच वैल्यू दी हुई है। जैसे आपका जो लेमन जूस है उसका पीएच कितना होता है, 2 होता है। फिर विनेगर है, उसका एसिडिटी कितनी होती है, 3, टमाटो जूस की 4, आगे कॉफ़ी की एसिडिटी होती है 5, मिल्क की होती है 6, और जो आपका प्योर वाटर होता है ना, अब वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, आपको पता है वाटर कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो मीठा होता है ना कड़वा होता है, कैसा भी नहीं होता। तो इसलिए उसको हमने 7 pH बोला हुआ है कि जो आपका प्योर वाटर होता है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। तो ये हो गया न्यूट्रल। इसके बाद ब्लड का pH कितना होता है, 8। देखो काफ़ी बार क्या होता है आपके एग्जाम्स में ना, ये पूछा जाता है कि दूध का pH कितना होता है, या फिर हमारे शरीर में जो खून है उसका pH कितना होता है, या फिर जो मनुष्य का शरीर है उसकी बॉडी है उसका pH कितना होता है, क्योंकि सबका pH जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो ऐसे पूछा जाता है। अब जैसे इसमें ब्लड का दिया हुआ है तो ब्लड का pH कितना होता है, 8, ऐसे। बेकिंग सोडा 9, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, फिर अमोनिया 11, सोप 12, ब्लीच 13, और लास्ट आपका NaOH जो सोल्यूशन है वो आता है 14 नंबर पे। तो ये सारे आपके क्या हो गए, एसिड और बेस हो गए। आपका pH स्केल हो गया पूरा का पूरा लर्न होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, जो आपका pH स्केल था ना उसके बारे में हमें किसने बताया था, वो बताया था सोरेनसन ने। कब बताया था, 1909 में बताया था, यानी कि 1909 1909 में बताया था, ठीक है। अब देखो सोरेनसन ने pH स्केल के बारे में 1909 में बताया। हमारे शरीर का जो pH होता है वो 7.0 से 7.8 की परास के बीच में जो है वो काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके जो शरीर का pH है, आपकी जो बॉडी का pH है वो कितना होता है, तो वो 7.0
7.0 से 7.8 pH के परास के बीच का होता है। नेक्स्ट देखो, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब आपका नॉर्मल रेन होता है, नॉर्मल बारिश होती है, तो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है उसका पीएच, और वो क्या होती है, सही होती है बिल्कुल। अब अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है ना, तो वो वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा बन जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अम्लीय वर्षा बन जाती है। अब देखो, जो अम्लीय वर्षा होती है ना, वो बहुत हार्मफुल होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे मनुष्य के लिए बहुत हार्मफुल होती है, प्राणियों के लिए बहुत हार्मफुल होती है, फिर आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे आपका एक फेमस चीज़ भी है इसमें, ताजमहल। ताजमहल का क्या हो रहा है, धीरे धीरे अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, उसका जो संगमरमर है वो पीला हो रहा है ना, तो वो भी इसमें मेन आता है। आपका जो ये अम्लीय वर्षा है ना, ये एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, तो कभी आपको पढ़ना हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे इसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड और भी जो भी गैसें आती हैं, मीथेन वगैरह, तो वो आप पढ़ोगे इसमें अम्लीय वर्षा में। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि नॉर्मल बारिश का जो पीएच है वो कितना होता है, 5.6। अगर 5.6 से कम पीएच का होता है तो वो कैसी बारिश बन जाती है, अम्लीय वर्षा बन जाती है। नेक्स्ट देखो, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय यानी कि दांतों का झड़ना। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम रहता है तो क्या होता है, दांतों का झड़ना शुरू हो जाता है, दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। सिर्फ याद रखने के लिए है कि आपका जो मुंह है उसका जो पीएच है वो कितना होता है, अगर उससे कम पीएच होगा तो जो आपके दांत हैं वो क्या होंगे, झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। जो क्या होता है कि यूज़ किया जाता है, लास्ट था आपका जो यूज़ किया जाता है ना, आपको जो ड्राइव करते हो उस टाइम ड्रिंकिंग टेस्ट होता है, तो वो ड्रिंकिंग टेस्ट में जो यूज़ करते हैं वो अम्ल क्षार रिएक्शन पर ही बेस होती है। जो आपकी मशीन होती है टेस्टिंग करने वाली, वो इसी पे बेस होती है। तो जो आपकी आज की क्लास थी वो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।